हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है माई जीके पॉइंट। आज हम लेके आए हैं आपके लिए 20 क्वेश्चन का टेस्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सभी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो आइए ध्यान से टेस्ट लगाते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक है, लॉर्ड माउंटबेटन है, सी राजगोपालचारी है और लॉर्ड कैनिंग है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो इसे हम टिक कर देंगे। उसके बाद ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे। तो ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय थे। तो ये आप ध्यान रखेंगे इनको। उसके बाद है सी राजगोपालचारी। तो इनके बारे में ये है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ओके। उसके बाद लास्ट ऑप्शन बचता है लॉर्ड कैनिंग। ये कौन थे। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर थे। तो ये आप सभी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सा रोग वायरस से फैलता है। यहाँ पर ऑप्शन है चेचक, रेबीज, टिटनस, प्लेग, मलेरिया है या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो निम्न में से कौन सा रोग वायरस से फैलता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, तो ऑप्शन में है चेचक और रेबीज। तो चेचक और रेबीज जो है ये दोनों रोग ही वायरस से फैलते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन है ए वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद जो ऑप्शन है वो टिटनस और प्लेग है। तो टिटनस और प्लेग किसके द्वारा फैलते हैं। तो टिटनस और प्लेग ये 2 रोग हैं, ये बैक्टीरिया से फैलते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद है मलेरिया। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है। तो ये प्रोटोजोआ के कारण फैलता है। आप तीनों जो चीज़ है याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सा रोग फेफड़े को प्रभावित करता है। निम्न में से कौन सा रोग फेफड़ों को प्रभावित करता है। तो इसमें ऑप्शन में है निमोनिया है, हेजा है, पोलियो है, स्कर्वी है। तो इसमें जो है कौन सा रोग फेफड़ों को प्रभावित करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा निमोनिया। तो जो हमारा ऑप्शन ए है ये राइट हो जाएगा। निमोनिया जो रोग है इसके द्वारा फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है। हेजा में किसका कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो हेजा में हमारा जो है आंत, ये आप ध्यान रखेंगे। हेजा में आंत जो अंग है वो प्रभावित होता है। इसके अलावा जो ऑप्शन है पोलियो। पोलियो में कौन सा जो अंग है वो प्रभावित होता है। तो वो होता है तंत्रिका तंत्र। ये आप ध्यान रखेंगे इसको भी। पोलियो जो होता है, पोलियो के कारण तंत्रिका तंत्र हमारा प्रभावित होता है। और स्कर्वी रोग से कौन सा अंग जो है वो प्रभावित होता है। तो वो होता है मसूड़े। स्कर्वी से मसूड़े जो अंग है वो प्रभावित होता है। तो आप चारों ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि लाल चींटियों तथा बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फार्मिक अम्ल है, साइट्रिक अम्ल है और बेंजोइक अम्ल है और ऑक्जेलिक अम्ल है। तो लाल चींटियों तथा बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये है ऑप्शन ए, फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल जो है वो चींटियों तथा बिच्छू के डंक में पाया जाता है। इसके अलावा साइट्रिक अम्ल है। साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है ये आप देखेंगे। तो साइट्रिक अम्ल जो है वो खट्टे फलों, जैसे कि खट्टे फल जो हमारे होते हैं जैसे नींबू हो गया या संतरा हो गया, ये खट्टे फलों में पाया जाता है। इसके अलावा है बोंजाइक अम्ल। तो ये किस में पाया जाता है। ये पाया जाता है घास में, पत्ते में तथा मूत्र में भी ये बोंजाइक अम्ल पाया जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल जो है ये किस में पाया जाता है। तो ये सारेल के वृक्ष और टमाटर में पाया जाता है। तो ये आप सभी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। इनमें से कौन कार्बन का अपरूप है। तो ऑप्शन में है हीरा तथा ग्रेफाइट,
और रोम्बिक, मोनोक्लाइनिक, पीला तथा लाल फास्फोरस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये कई बार पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हीरा तथा ग्रेफाइट, ऑप्शन ए। हीरा तथा ग्रेफाइट के अलावा कोक और कोलतार ये दोनों भी कार्बन के अपरूप हैं। रोम्बिक मोनोक्लाइनिक ये किसका अपरूप है? ये है सल्फर का अपरूप है। तो ये भी हम इसको भी बता देंगे। रोम्बिक तथा मोनोक्लाइनिक जो है वो सल्फर का अपरूप है। इसके अलावा पीला तथा लाल फास्फोरस किसका अपरूप है? तो ये फास्फोरस का अपरूप है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा प्लांट पूर्व सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन में है राउरकेला स्टील प्लांट, ऑप्शन बी में है दुर्गापुर स्टील प्लांट, ऑप्शन सी में है बोकारो स्टील प्लांट, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जो बोकारो स्टील प्लांट है वो जो है सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था। इसके अलावा ऑप्शन में है राउरकेला स्टील प्लांट, जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था, और ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है, और जिसकी स्थापना 1959 में हुई थी। इसके अलावा दुर्गापुर स्टील प्लांट है। दुर्गापुर स्टील प्लांट ये किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? तो दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है ये पश्चिम बंगाल में है, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी, और ये ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था। तो ये भी हम ध्यान रखेंगे, दुर्गापुर स्टील प्लांट। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? इसमें ऑप्शन में है मिस फ्रॉन फ्रिप्स और मैरिया एसाबेल पेरोन, सी में है श्रीमा के भंडारनायके, ऑप्शन डी रॉबर्ट पियरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति वो मैरिया एसाबेल पेरोन हैं। और इसके अलावा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए है मिस फ्रॉन फ्रिप्स। ये कौन है? तो मिस फ्रॉन फ्रिप्स जो हैं वो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला हैं मिस फ्रॉन फ्रिप्स। इसके अलावा है श्रीमा के भंडारनायके, ऑप्शन सी में है। ये कौन है? तो ये हैं प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका की। ये प्रथम महिला हैं, प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं श्रीलंका की। ये ध्यान रखेंगे आप। और रॉबर्ट पियरी कौन है? तो ये रॉबर्ट पियरी जो हैं ये यूएस से हैं, और ये उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। ये महिला नहीं, ये पुरुष हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। रॉबर्ट पियरी जो कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे, जो कि यूएसए से संबंधित थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी पुस्तक कौटिल्य द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन में है ए मेघदूत, उसके बाद है इंडिका, अष्टध्यायी, या अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कौटिल्य द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो है अर्थशास्त्र। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी राइट होगा यहाँ पे। अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य द्वारा ही लिखी गई है। इसके अलावा मेघदूत है। मेघदूत किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो है कालिदास के द्वारा लिखी गई है। मेघदूत जो है वो कालिदास के द्वारा लिखी गई है। और इंडिका है ऑप्शन बी में। इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है मेगस्थनीज के द्वारा इंडिका लिखी गई है। ऑप्शन सी में है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो है वो पाणिनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन में है नेल्सन मंडेला, प्लेटो, जीके रॉलिंग, कार्ल मार्क्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्लेटो। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। जो द रिपब्लिक पुस्तक है उसके लेखक प्लेटो हैं। और यहाँ पर नेल्सन मंडेला का भी नाम है। तो नेल्सन मंडेला द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? स्ट्रगल इज माई लाइफ। ये पुस्तक लिखी थी नेल्सन
मंडेला ने, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा है जेके रोलिंग, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो जेके रोलिंग लिखी थी हैरी पॉटर। हैरी पॉटर जो पुस्तक है उसके लेखक हैं जेके रोलिंग, ये आप ध्यान रखेंगे। और कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल जो है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा ही लिखी गई पुस्तक है, ये आप ध्यान रखेंगे। दास कैपिटल, ये जो पुस्तक है ये कार्ल मार्क्स ने ही लिखी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस संगठन की रचना राजा राम मोहन राय ने की थी? इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की जो स्थापना थी वो राजा राम मोहन राय जी ने करी थी। ऑप्शन सी हमारा जो है वो राइट हो जाएगा। तो इसके अलावा जो है यंग बंगाल, उसकी स्थापना किसने करी थी? तो यंग बंगाल की जो स्थापना है वो हेनरी डेरेजियो ने करी थी 1826 में। हेनरी डेरेजियो ने यंग बंगाल की स्थापना करी थी 1826 में। तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना है वो करी थी देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने 1839 में करी थी। ऑप्शन में है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी थी? तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो करी थी डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में। तो ये आप ध्यान रखेंगे चारों को। ऑप्शन 11 है निम्न में से कौन सी परियोजना पंजाब में सतलज नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है तुंगभद्रा परियोजना, ऑप्शन बी है हीराकुंड बांध परियोजना, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ऑप्शन डी है भांगड़ा नागल बांध परियोजना। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भांगड़ा नागल परियोजना। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। और इसके अलावा ऑप्शन में है तुंगभद्रा परियोजना, ये कहाँ पर है? तो ये है आंध्र प्रदेश में है, तुंगभद्रा नदी पे, ये भी ध्यान रखेंगे। और हीराकुंड बांध परियोजना कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है, महानदी पे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। हीराकुंड बांध जो है ये उड़ीसा में है, महानदी पर। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहाँ पे है? ये है राजस्थान में, सतलज नदी पे। तो ये सभी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके अलावा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन में है, ये कहाँ पे है? तो ये है हमारा मध्य प्रदेश में। इसके अलावा मानस वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? तो ये असम में है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और पेरियार कहाँ है? पेरियार काफ़ी फेमस है और ये है केरल में। तो ये चारों ऑप्शन आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करूँगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी आपको किसी भी ऑप्शन में। चलिए आगे चलते हैं। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आइए देखते हैं। ऑप्शन में है नर्मदा, सिंधु नदी, ताप्ती और यमुना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिंधु नदी। सिंधु जो नदी है वो अरब सागर में गिरती है, वो ऑप्शन नंबर बी है, वो हमारा राइट हो जाएगा। और इसके अलावा नर्मदा नदी के बारे में यहाँ पर कहा गया है, तो ये जो है अमकंटक की पहाड़ी से होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है, ये आप ध्यान रखेंगे। नर्मदा जो नदी है वो खंबात की खाड़ी में गिरती है, अमकंटक की पहाड़ी से होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ताप्ती नदी है, तो ताप्ती जो नदी है ये मुल्ताई एमपी में, मध्य प्रदेश में मुल्ताई से होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। अगला है यमुना, ये यमुना ग्लेशियरों से होते हुए गंगा नदी में मिलती है। तो चारों ऑप्शन आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अजंता एवं एलोरा स्थल कहाँ पे है? बहुत ही फेमस स्थल है ये अजंता एवं एलोरा, कई लोग जानते होंगे। तो ऑप्शन में है हैदराबाद, चित्तौड़गढ़ राजस्थान, कोलकाता पश्चिम बंगाल, औरंगाबाद। ये कहाँ पे है? अजंता एवं एलोरा स्थल कहाँ पे है? तो ये जो है ये है महाराष्ट्र में,
औरंगाबाद महाराष्ट्र में है ये, ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। इसके अलावा है हैदराबाद। हैदराबाद में क्या है, तो हैदराबाद में चार मीनार है, ध्यान रखेंगे आप, हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। और इसके अलावा चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में क्या है, तो यहाँ पर है विजय स्तंभ, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और पश्चिम बंगाल में क्या है, तो शांति निकेतन जो है पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता में, ये आप ध्यान रखेंगे। चारों ऑप्शन ध्यान रखेंगे आप। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है काबुल में किसका मकबरा है। काबुल में किसका मकबरा है, तो काबुल में औरंगजेब का मकबरा है या बाबर का मकबरा है, अकबर का है, जहांगीर का है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बाबर, ऑप्शन बी राइट होगा। काबुल में बाबर का मकबरा है। और औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है, तो ये है दौलताबाद में, ध्यान रखेंगे आप। औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद में है। और अकबर का मकबरा कहाँ पर है, ये सिकंदरा में है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। और जहांगीर का मकबरा जो है वो इंडिया में नहीं है, वो लाहौर में है, पाकिस्तान में है, ये आप ध्यान रखेंगे। जहांगीर का मकबरा पाकिस्तान के लाहौर में है, आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस अनुच्छेद में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो ऑप्शन में है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका होगा अनुच्छेद 1, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 1 में ही संघ का नाम और राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 तो बहुत फेमस है, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता का जो जिक्र है वो अनुच्छेद 14 में है, ये आप ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 14 में। और अनुच्छेद 12 से 35 में क्या है, तो इसमें हमारे मूल अधिकार आते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकार। अनुच्छेद 2 में क्या है, अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश तथा नए राज्यों की स्थापना, ये अनुच्छेद 2 में है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के भाग 2 में किसका उल्लेख है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 2 में किसका उल्लेख है। नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, संघ और राज्य क्षेत्र या नागरिकता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा नागरिकता। संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। नागरिकता का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। आगे है नीति निर्देशक तत्व, ये किसमें है, ये भाग 4 में है। नीति निर्देशक तत्व जो है वो भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक, ठीक है जी। और इसके अलावा मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 में है, ये आप ध्यान रखेंगे। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35, 12 से 35, ये जो है हमारे मौलिक अधिकार के बारे में है। और संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र किसमें है, तो ये भाग 1 में है, ये आप ध्यान रखेंगे। संघ और राज्य क्षेत्र भाग 1 में है और ये अनुच्छेद 1 से 4 तक उल्लेखित है, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि अनुच्छेद 14-18 में किसका उल्लेख है। अनुच्छेद 14 से 18 में किसका उल्लेख है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन में है स्वतंत्रता का अधिकार, ये किसमें है, तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है, ये आप ध्यान रखेंगे। और शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो इसका जो उल्लेख है वो 23 से 24 में इसका उल्लेख है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है, तो ये है अनुच्छेद 25 से 28, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 25 से 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से किस स्थल का निर्माण गुप्त शासकों ने किया था। ऑप्शन में है खजुराहो मंदिर, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, कांचीपुरम का मंदिर।
तो इनमें से किस स्थल का निर्माण गुप्त शासकों ने किया था? देखते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अजंता की गुफा। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 200 ईसा पूर्व में अजंता की गुफा का निर्माण हुआ था और यह गुप्त शासकों ने ही कराया था। इसके अलावा खजुराहो मंदिर, इसकी स्थापना करी थी चंदेल के राजाओं ने करी थी। 950 से 1050 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी चंदेल के राजाओं द्वारा। और एलोरा की गुफा का निर्माण किसने किया था? एलोरा की गुफा का निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा हुआ था 450 से 650 ईस्वी के मध्य। और कांचीपुरम का मंदिर, ये किसने किया था? इसका निर्माण, कांचीपुरम के मंदिर का निर्माण पल्लव राजाओं ने किया था 6वीं शताब्दी में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल दाब किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर, कार्डियोग्राम, बैरोमीटर या स्टेथोस्कोप? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बैरोमीटर। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। बैरोमीटर के द्वारा ही वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। इसके अलावा हाइड्रोमीटर से क्या नापते हैं? तो द्रव का अपेक्षित घनत्व जो है वो हाइड्रोमीटर से ही नापते हैं, द्रव का अपेक्षित घनत्व। और हृदय की गति किससे नापते हैं? तो हृदय की जो गति है वो नापते हैं कार्डियोग्राम से। इससे हम हृदय की गति नापते हैं। और इसके अलावा है स्टेथोस्कोप, इससे क्या नापते हैं हम? तो स्टेथोस्कोप से हृदय और फेफड़ों की गति सुनी जाती है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा टेस्ट? इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी कवर किए गए थे। तो चलिए, अगर जो अच्छा लगे आपको तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स टू ऑल।